अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और आपको पता है कि जो तहसीलदार का एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द कंडक्ट होने वाला है। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बनता है वो रेवेन्यू लॉस बनते हैं, जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है उनको। और इसलिए स्टूडेंट्स की आसानी के लिए हमने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम वो तीनों एक्ट जो बनते हैं, पंजाब टेनेंसी एक्ट, उसके बाद लैंड रेवेन्यू एक्ट और साथ में लैंड एक्विजिशन एक्ट, उन सबको बारी बारी पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि जब एमसीक्यूज हमारे सामने आएंगे, पेपर आएगा, तो उसको एड्रेस करना वो हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो अभी हम जो लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम 11 सेक्शंस को पढ़ेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिला के जो हमारे 11 सेक्शंस बनते हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली पंजाब टेनेंसी एक्ट है क्या, और उसमें जो पहले 11 सेक्शंस बनते हैं उनमें क्या क्या चीज़ों को हमें बताया गया है। तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन उसका बनता है पंजाब टेनेंसी एक्ट का, तो उसमें सबसे पहले हम पर्पस को देखेंगे कि इसका मकसद क्या है। तो उसका मकसद यही है कि ये जो लॉ बना है वो रेगुलेट करेगा लैंड टेनेंसी को पंजाब के अंदर, यानी पंजाब जो पाकिस्तान का प्रोविंस बनता है उसमें जो लैंड टेनेंसी बनती है, टेनेंसी को जाके आगे हम डेफिनेशन में भी देखेंगे कि वो होता क्या है, तो उसको रेगुलेट ये करेगा। दूसरा, जो उसकी कमेंसमेंट है, यानी किस दिन से वो इन्फोर्स हो जाएगा, किस दिन से वो एप्लीकेशन में आ जाएगा, तो वो डेट जो एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 23 सितंबर 1887 से हमारी एप्लीकेशन में आ जाएगा, इन्फोर्स हो जाएगा। आज जो चैप्टर 1 हमारा बनता है प्रिलिमिनरी का, तो उसमें जो हमारा सेक्शन 1 है वो डील करता है टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। तो उसमें हमारा जो पहला ये पॉइंट लिखा हुआ है उसमें मेंशन है कि ये दिस एक्ट में बी कॉल्ड पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, यानी इसका जो नाम कहलाएगा, जो नाम बनेगा वो पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 होगा। दूसरी जो चीज है कि भाई ये एक्सटेंड कहाँ तक होगा, तो ये होल ऑफ पंजाब तक इसकी एक्सटेंशन होगी, वहां तक इसकी अथॉरिटी कायम होगी, और ये उसी दिन से फोर्स में आ जाएगा, कमेंसमेंट में आ जाएगा जिस दिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और वो कमेंसमेंट डेट हमें पहले से पता चल चुकी है। उसके बाद पावर टू मेक रूल्स की जो बात आती है कि इन एंटिसिपेशन ऑफ कमेंसमेंट, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन से पहले पहले, इन्फोर्समेंट से पहले पहले उसमें जो भी चेंज करना चाहे वो कर सकती है। उसके बाद जो इसको रिपील, जो सेक्शन 3 इसका बनता है, उसको रिपील कर दिया गया है। उसके बाद जो सेक्शन 4 हमारा बनता है उसमें बहुत सी डेफिनेशन इंक्लूड है। अब हम उन सब डेफिनेशंस को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो डेफिनेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी हैं उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहले है लैंड। तो वो लैंड ये है कि वो एग्रीकल्चरल लैंड, कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड हमारी इस लैंड का पार्ट बनेगी, उस डेफिनेशन का पार्ट बनेगी। और उसमें से एक्सक्लूड हमने सिर्फ करना है उस लैंड को जो यूज हो सकती है बिल्डिंग्स के लिए, इमारतों के लिए, किसी भी टाउन या विलेज के अंदर। उसके बाद टेनेंट कौन बनेगा, यानी टेनेंट मीन किरायादार। तो वो पर्सन जो कोई भी जमीन को रखता होगा, यानी उस जमीन को जो किसी लैंडलॉर्ड की होगी, मालिक मकान की होगी, और उसके ऊपर वो बेसिकली रेंट पे करता है, किराया देता है किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो वो बेसिकली एक टेनेंट, एक किराएदार कहलाएगा। जो लैंडलॉर्ड है, जैसे हमें ऊपर वाली डेफिनेशन से समझ आ गया होगा कि वो पर्सन जो किसी भी जमीन का मालिक होगा और वो उसने वो जमीन किसी को किराए पर दी होगी, किसी भी किराएदार को यानी टेनेंट को। उसके बाद जो टेनेंसी है वो बेसिकली वो जमीन जो कोई भी टेनेंट जो है वो किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के तहत अपने पास रखता है, और ऑफ कोर्स उसका जो मालिक है वो एक लैंडलॉर्ड है, एक मालिक मकान है। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास जो कुछ डेफिनेशन बनती है, जैसे रेंट की बात है कि रेंट क्या होता है। तो रेंट जो है वो बेसिकली जो एक टेनेंट, एक किराएदार पे करेगा लैंडलॉर्ड को उस जमीन को ऑक्युपाई करने के लिए। अब वो पेमेंट जो है वो मॉड्यूल डिफरेंट वे में हो सकता है, उसमें वो रकम भी अदा कर सकता है। वो उस सूरत में कोई भी काइंड, यानी जो क्रॉप उगा रहा है, जो भी उधर प्रोड्यूस कर रहा है, उस सूरत में भी उसे अदा कर सकता है। या फिर कोई भी सर्विस जो उसे वो मालिक मकान को प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी काम जो वो उसे मालिक मकान किया है और वो उसे सर्विस प्रोवाइड करता है, उन तीन सूरतों में वो अपना रेंट यानी किराया प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद
उसने हमें एक्ट में ये भी बताया कि रेंट डज नॉट इंक्लूड, कुछ चीजें हैं जो उसमें रेंट में इंक्लूड नहीं हो सकती। उसमें एक तो सेस है, वो टैक्सीज जो विलेज के लिए या पब्लिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, या फिर कोई भी ऐसी वॉलंटरी सर्विसेज जो एक टेनेंट जो है, किराएदार, अपने मालिक मकान को प्रोवाइड कर रहा है। तो पढ़ लिया। उसके बाद एरियर ऑफ रेंट। एरियर ऑफ रेंट वही है बेसिकली अनपेड रेंट, यानी एक ड्यू डेट जो आती है आपके पास कि आपने किराया अदा करना है, वो जब ड्यू डेट गुजर जाती है तो वो एक जो किराया है वो अनपेड रह जाता है, यानी उसको अदा नहीं किया गया, तो वो एरियर ऑफ रेंट कहलाता है। उसके बाद जो जागीरदार है, जागीरदार वो पर्सन है, वो इंसान है जो विलेज सर्वेंट नहीं होता, और उसको गवर्नमेंट ने कुछ रेवेन्यू राइट्स प्रोवाइड किए होते हैं कि वो लैंड रेवेन्यू राइट्स से रिलेटेड कुछ काम करेगा, और वो फिर जो रेवेन्यू होता है जमीन का, उसको रिसीव करता है या तो गवर्नमेंट के जरिए या फिर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के जरिए। तो ये बेसिकली जागीरदार की डेफिनेशन हमारे पास बन जाती है। उसके बाद मुकर्रिरदार कौन होते हैं? मुकर्रिरदार बेसिकली वो पर्सन है जो अटक या रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में रहता है, और वहां पे उसके पास कोई ना कोई जमीन है, और उसका सारा डाटा ऑफिशियली रिकॉर्डेड है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू खातों में वो मौजूद है। और जो भी मुकर्रिरदार है, उसके पास जो भी लैंड है, वो सारी जो चीजें हैं उसके पास, उसमें कंसेंट होना जरूरी है लैंड ओनर की और गवर्नमेंट की, तभी वो रजिस्टर होगा। उसके बाद जो मुकर्रिरदार है वो अपनी जो पर्सन्स हायर्स है, सक्सेसर्स है, यानी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने जो लैंड इनहेरिट की हुई है, उसके जरिए भी वो उसको हासिल कर सकता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एमसीक्यू के वाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे डेफिनेशन कुछ इंपॉर्टेंट थी कि जो एग्रीकल्चरल ईयर है वो किस दिन स्टार्ट होता है। एग्रीकल्चरल ईयर हमेशा 16 जून से स्टार्ट होगा, या फिर कोई ऐसी डेट भी हो सकती है इसके अलावा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, यानी या तो 16 जून से एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होगा या फिर उस डेट से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसाइड करे। उसके अलावा जो इम्प्रूवमेंट है, तो इम्प्रूवमेंट से मुराद कोई भी ऐसा काम जो जमीन के ऊपर किया जाए जो उसकी वैल्यू को बढ़ाता है, चाहे वो आपने वेल बनानी है, कुएं बनाना हो, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बेहतर करना हो, वहां पे एफोरेस्टेशन करनी हो, दरख्त लगाने हो, तो वो इम्प्रूवमेंट में इंक्लूड होते हैं। बाद जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 बनता है, जिसमें हमारा सेक्शन नंबर 5 है कि टेनेंट्स हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, यानी कौन सा टेनेंट है, कौन सा किराएदार है जो किसी भी लैंड को ऑक्यूपाई कर सकता है, उसके लिए कंडीशंस क्या हैं, उसके लिए शराइत क्या हैं, वो किन शराइत को फॉलो करेगा, मीट करेगा, तो उस सूरत में वो उस जमीन पे काबिज हो सकता है, उसको ऑक्यूपाई कर सकता है। तो कंडीशन ए जो हमारे पास बनती है कि एक तो ये हो सकता है कि वो उस जमीन को काबज किए बैठा है 20 साल से ज्यादा अरसा उसे हो गया, यानी वो ऑक्यूपाई करके बैठा है 20+ ईयर से, और उस पे सिर्फ वो लैंड रेवेन्यू और टैक्सेस पे कर रहा है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे कर रहा, कोई एक्स्ट्रा किराया नहीं दे रहा, और उसकी फैमिली जो मेल फैमिली लाइन बनती है उसका भी वो जमीन उसका पार्ट बनती है, तो उस सूरत में या तो वो उसको ऑक्युपाई कर सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि टेनेंट जो है, जो किराएदार है, वो उस जमीन को तो ओन कर रहा है लेकिन उसकी ओनरशिप खत्म हो चुकी है, यानी जो उसकी ओनरशिप थी वो तो गवर्नमेंट ने किसी वजह से उसकी खत्म कर दी, लेकिन उसके बावजूद वो उस जमीन पे कब्जा किए बैठा हुआ है, तो उस सूरत में भी वो उस जमीन को ऑक्युपाई कर सकता है। उसके अलावा जो कंडीशन सी हमारे पास बनती हैं कि टेनेंट जो किसी भी विलेज या स्टेट में रह रहा है और उस जमीन को वो ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है तकरीबन 21 अक्टूबर 1868 से, यानी 21 अक्टूबर 1868 से उस जमीन पे वो कब्जा करके बैठा हुआ है, तो उस सूरत में भी, और अभी तक उसके पास है वो जमीन, तो उस सूरत में भी वो उस जमीन को ऑक्युपाई कर सकता है, यानी ऑक्युपेंसी राइट उसको मिल सकता है। उसके अलावा जो कंडीशन डी हमारे पास बनती है वो जागीरदार की सूरत में आती है, जिसके बारे में डेफिनेशन में हमने आगे पढ़ा था, जो लैंड रेवेन्यू कलेक्टर बनता है, जो उस जमीन को या तो 20 सालों से ज्यादा अरसा हो गया उसको ऑक्युपाई करते हुए, कब्जा किए हुए, या फिर उसने उसको उस वक्त ऑक्युपाई किया हुआ है जब वो अभी जागीरदार के तौर पर काम कर रहा है। तो ये चार कंडीशंस हैं, इन चार कंडीशंस की सूरत में ही सिर्फ राइट ऑफ ऑक्युपेंसी उस टेनेंट को, उस किराएदार को मिलेगी।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 6, जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है उन किराएदारों के लिए जो रिकॉर्ड होगी थी 1868 से पहले ही। तो यानी एक ऐसा टेनेंट जिसकी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी 21 अक्टूबर 1868 से पहले रिकॉर्ड कर दी गई थी, ऑफिशियली वो डाटा मौजूद है, और वो अभी भी उस लैंड को ऑक्यूपाई किए बैठा हुआ है, तो उसकी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, अनलेस के कोई भी कोर्ट जो है वो उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन ले ले, कोई एक्शन ले ले, अदरवाइज वो उस लैंड को ऑक्यूपाई किए रखेगा। उसके बाद जो सेक्शन 7 है हमारा, वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन एक्सचेंज लैंड की सूरत में, यानी अगर एक टेनेंट है वो अपनी जमीन को एक्सचेंज करता है लैंड ओनर के साथ, जो सेम लैंडलॉर्ड है उसी के साथ उसको एक्सचेंज करता है उसका हिस्सा या कंप्लीट उस लैंड को, तो जो नई जमीन उसको उस लैंडलॉर्ड से मिलेगी उस पे उसका सेम राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होगा जो उसकी पुरानी जमीन पे था, यानी उसकी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज लैंड। उसके बाद जो हमारा सेक्शन 8 बनता है, एस्टेब्लिशिंग अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑन अदर ग्राउंड, यानी कोई और भी ग्राउंड हो सकते हैं जिनकी बुनियाद पे राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मिल सकती है, यानी वो ग्राउंड्स जो हमने 4 कंडीशन डिस्कस की थी, अगर उसके अलावा भी कोई टेनेंट है जिसके पास कोई वैलिड क्रेडेंशियल डाटा मौजूद है जिसके जरिए वो अपनी ऑक्यूपेंसी को वैलिडेट कर सकता है, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि मे भी कुछ चीज़ें ऐसी हों जो एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं है लेकिन बाद में कोई ऐसा केस सामने आ सकता है। फिर सेक्शन 9 ये है कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय टाइम लॉन्ग, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान सिर्फ एक जमीन पे बहुत अरसे से काबिज है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बन जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए वो कंडीशंस जो 4 मेंशन है उसको फॉलो करना बेहद जरूरी है। उसके बाद जो हमारा सेक्शन 10 बनता है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन जॉइंट ओनरशिप, यानी जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बनेगी इन जॉइंट ओनरशिप में, तो वो उस सूरत में इन केस ऑफ जॉइंट ओनरशिप ऑफ लैंड में ये होगा कि कोई भी सिंगल ओनर, यानी जब दो से ज्यादा लोग एक जमीन को ऑक्यूपेंसी का राइट रखते हैं तो उस सूरत में एक सिंगल ओनर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को उस वक्त तक क्लेम नहीं कर सकता जब तक वहां के जो कस्टम है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस, कोई ऐसी कंडीशन है जो उसे अलाउ करती हो, अदरवाइज उसके लिए पॉसिबल नहीं कि एक सिंगल ओनर किसी सूरत भी अपना क्लेम कर सके। उसके बाद जो सेक्शन 11 है हमारा, कि कंटिन्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंसी राइट्स, यानी जो एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंसी राइट्स हैं उसकी कंटिन्यूशन का क्या प्रोसेस है। तो वो टेनेंट्स जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी थी अंडर अर्लियर लॉ, जो पहले लॉ बने थे, अब नया जो लॉ आया पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, उससे पहले भी ऑफ कोर्स कोई लॉ था जो कहलाता था पंजाब टेनेंसी एक्ट 1868, तो वो लोग जिनके पास इसके मुताबिक राइट था, इस कानून के मुताबिक उनको वही सेम राइट मिलता रहेगा जो भी नया कानून 1887 वाला आया है। तो यहाँ तक हमने 11th सेक्शन पढ़े। आई होप सो आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों की समझ आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को समझ ना आई तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, हम उधर आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।